नमस्कार। रूबरू थिएटर ग्रुप की तरफ से शख्सियत के इस अंक में आज जो शख्सियत हमारे साथ है उनके लिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि वी आर ऑनर्ड टू हैव हिम हियर। इनफैक्ट मैं ये भी कहूंगी कि वी आर प्रिविलेज टू हैव हिम हियर। एमिनेंट ब्रॉडकास्टर हैं, ऑथर हैं, डायरेक्टर हैं, एक्टर, रंगमंच, टेलीविजन, सिनेमा, आकाशवाणी, दूरदर्शन से बहुत गहरा रिश्ता है उनका। फॉर्मर एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ दूरदर्शन। स्वागत करती हूँ श्री अशोक चेलखानी जी का। हेलो काजल। नमस्कार सर। मैं बहुत खुशी हुई। नमस्कार, बहुत खुशी हुई तुमको देख के। और थैंक्स टू कोविड वो एक वर्चुअल मुलाकात ही सही। इट्स आई डोंट रिमेम्बर, मैं सदियों के बाद तुमको देख रहा हूँ। बिल्कुल सर, बहुत अरसे के बाद, बहुत अरसे के बाद। जी 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 जी। लास्ट टाइम गुलमर्ग में मिले थे सर, शूटिंग पे पापा का शूट था, तब आप डायरेक्टर थे और तब मिले थे हम लोग। सर देखिए अब प्रिविलेज तब टू से हैव कितने साल हो। प्रिविलेज टू आई एम वेरी एक्चुअली आई एम वेरी ग्लैड, क्योंकि मैं देख रहा था तुम ये रूबरू का सीरीज कर रही हो। मैंने देखे नहीं प्रोग्राम, लेकिन वो इनके पब्लिसिटी पोस्टर्स कभी कभी नजर जाती थी। तो ये अच्छा काम है। कोविड के ज़माने में एक इंटरेक्शन होता है, लोगों को टाइम पास करने का एक मीनिंगफुल टाइम पास जी होता सर। है, इससे मैं ये कहूँगा। और कुछ एक्सपीरियंसेस, कुछ तजुर्बे और का आदान प्रदान होता है। जी तो ये सर। अच्छा है। वेरी गुड, वेरी जी गुड, सर। कीप इट अप। थैंक यू सर, थैंक यू सर। यहाँ मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि जैसा आजकल का एटमॉस्फेयर है थोड़ा सा नेगेटिव, क्योंकि लाइव परफॉर्मेंसेज नहीं हो रही, खासकर परफॉर्मर्स के लिए जो थिएटर करते हैं या किसी भी परफॉर्मिंग आर्ट से जुड़े हैं। जी तो जी जी। इस ये जो हमारा शो है ये टारगेट करता है यंग परफॉर्मर्स को। जो हमारे यहाँ सेलिब्रिटीज आती हैं उनकी जो लाइफ की जर्नी है बहुत इंस्पिरेशनल जर्नी होती है, तो वो जो इंस्पिरेशनल जर्नी है उससे जो हमारे यंग परफॉर्मर्स हैं वो इंस्पायर हो सकें। तो आपकी जो जर्नी है बहुत इंस्पिरेशनल रही है। खास तौर पे ये जरूर कहूंगी जब दूरदर्शन की शुरुआत हुई कश्मीर में तो आपका भी सफर शुरू हुआ, तो मैं चाहूंगी कि आप अपनी जर्नी हमसे जरूर शेयर करें सर। जी देखिए, ये मैं कोशिश करूंगा कि लंबा ना हो, लेकिन कुछ कुछ जो चुनिंदा जी बातें सर। हैं उनको रखूंगा। तो मैं एक्चुअली कश्मीर में पैदा हुआ, और 15 या 16 साल की उम्र में मुझे कुछ थिएटर की तरफ आकर्षण हुआ। वो ऐसे हुआ कि मुझे ये भी नहीं मालूम क्यों हुआ। तो मेरे खानदान में कोई थिएटर या इस तरह से आर्ट से कोई जुड़ा हुआ नहीं था। पिताजी मेरे अकाउंट्स के फील्ड में थे, माताजी मेरी एक एजुकेशन ऑफिसर थी, इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल, और मेरे दादा फॉरेस्ट में थे। तो कहीं कोई इस तरह का माहौल नहीं था। लेकिन शायद ये बीज कहाँ से जन्मा पता नहीं। तो स्कूल में एक आध बार नाटक देखा, और आपको ही जानकर हैरानी भी होगी, ताज्जुब भी होगा कि स्कूल में नाटक करना था तो उसके लिए बच्चों का चयन करना था। तब मैं शायद 9th या 10th में पढ़ता था। तो मुझे बहुत शौक हुआ मैं भी नाटक करूं। बट मेरा बड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुआ, मुझे नहीं चुना गया, आई वॉज रिजेक्टेड। तो किसी और लड़के को ले लिया गया, तो मैं बड़ा डिसअपॉइंटेड हो गया। लेकिन वो कहीं वो रिजेक्शन जो है मेरे अंदर कुछ गहरी जगह बना गया। तो उसके बाद एक मर्तबा की बात है, तब मैं कॉलेज में आया था, लेकिन उम्र मेरी 16 या 17 साल की थी। तो मैं इत्तेफाक कर, मुझे ये भी नहीं मालूम था कि हमारे शहर में टैगोर हॉल नाम की कोई चीज़ है, और ये भी नहीं मालूम था कि वहाँ नाटक वाटक होते हैं। कभी कभार ही होते हैं, कश्मीर में उतना ज़्यादा नहीं माहौल था, लेकिन कभी कभार होते थे। तो एक दिन मैं वहाँ से गुजर रहा था मेरे एक दोस्त के साथ, तो वहाँ मैंने एक बैनर देखा। तो मैंने दोस्त से पूछा ये क्या है, बोला कुछ नाटक ड्रामा शामा होगा। तो मैं उसको कहा यार चले चलते हैं। तो हम घुस गए। तो वो एक वैरायटी शो था, उसमें कुछ स्किट्स भी थे, कुछ म्यूजिक गाने वाने भी थे। लेकिन वो जब मैंने एक स्किट देखा जिसमें सेट लगा था, एक्टर आ रहे थे, मेकअप में जा रहे थे, और ऑडियंस का उनके साथ इंटरेक्शन, तो एक जादू मेरे ऊपर तारी हो गया, मैं जुनून में आ गया। और मैं जब निकला टैगोर हॉल से तो बस मैं उसी में खोया रहा। और बीच में साल एक गुजर गया। फिर तो एक मरतबा मैं हबा कदर साइड से जा रहा था, तो मैंने एक मकान के बाहर सड़क पर एक बोर्ड देखा।
उसमें लिखा था रंगमंच ड्रामेटिक क्लब। तो मैंने कहा ये क्या है यार? तो उसने कहा यहाँ वो लड़के वड़के कुछ आते हैं, ड्रामा श्रामा बनाते हैं। तो मैं डर डर के हिम्मत ली तो मैं घुस गया वहाँ। तो वहाँ रंगमंच ड्रामेटिक क्लब मखनलाल सराफ चलाते थे, जी जी हमारे अच्छे बड़े अच्छे जाने माने राइटर एक्टर हैं। तो मैं गया, मैं छोटा सा मासूम सा लड़का था। तो मुझको देख के बोले क्या बात है? मैं कहा सर मैं भी कुछ करना चाहता हूँ। तो बहरहाल टू कट इट शॉर्ट, वो मैंने ज्वाइन किया। लेकिन साल भर ही वहाँ रहा, और साल भर में भी क्योंकि बहुत से लड़के आते थे वहाँ, सबको चांस नहीं मिलता था, तो उनको काफी साल मतलब बैक स्टेज पे काम करना पड़ता था। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, जल्दी मुझे दो प्रोडक्शन हुए एक साल में, तो दोनों में रोल मिला। लेकिन वो जो अंदर एक जुनून था, जो सेटिस्फेक्शन था, जो मैं करना चाहता था, वो मुझे नजर नहीं आ रहा था। तो फिर एक ही साल में यानी 1972 में हमने 3-4 जो मेरे हम उम्र दोस्त थे, हमने फैसला किया कि हम अपना थिएटर को बनाएंगे। तो हमने एक अपना थिएटर को बनाया जिसका नाम वसंत थिएटर था। और यहाँ से थिएटर शुरू हुआ। और शुरुआत में मुझे थिएटर का बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था। जैसे मैंने कहा, उसके पहले 2 प्लेस में छोटे छोटे रोल मिले, वो किसी और क्लब के थे। अब मैं जब अपनी प्रोडक्शन करने लगा, और बड़ी बहादुरी मैंने दिखाई, प्ले भी सिलेक्ट किया और उसको डायरेक्ट भी किया और मेन रोल भी करने लगा। तीनों जी ग्रेट। जी हाँ। और लेकिन वो प्ले का रिएक्शन अच्छा हुआ। और ये मैं एक दिलचस्प बात शेयर करना चाहता हूँ अपने इन्वेस्टर से। तब मैं थिएटर जानता था, ना थिएटर की लवाजमात जानता था, ना कोई ग्रामर जानता था। लेकिन एक इंट्यूशन से, समझ से, जो मेरे अंदर से आ रहा था, वो प्ले मैंने डायरेक्ट किया, उसको प्लान किया, सेटअप किया, वो लोगों ने पसंद किया बाय एंड लार्ज। वो प्ले होने के बाद हमारे प्राण किशोर जी, जिनको मैं पिता समान मानता हूँ, पद्मश्री प्राण किशोर जी, टॉप के राइटर, टॉप के डायरेक्टर, टॉप के एक्टर, बिल्कुल रेडियो की वो आवाज जिनको सुन सुन के हम इंस्पायर हुए, बड़े हो गए। जी। तो उन्होंने मुझे एक किताब दी। इफ आई रिमेम्बर, द बुक वाज द टेक्निक ऑफ प्ले प्रोडक्शन। द ऑथर वाज वन A.K. बॉयड। तो मैंने पढ़ी। तब तक मैं वो नाटक कर चुका था जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ। वो बाबा डीके का हिंदी नाटक था मंगू। इट वाज, उस दिनों वो डाकों का रिफॉर्म चल रहा था, मध्य प्रदेश में सरेंडर हो रहा था, तो उससे बेस्ड था वो। एंड आई वाज ओवरवेल्म्ड जब मैंने वो किताब पढ़ी। काजल, तो यकीन नहीं करोगी, अनकॉन्शियसली जो भी उसमें ग्रामर लिखा था, एक्टिंग के बारे में, सेट के बारे में, मूवमेंट के बारे में, ग्रुपिंग के बारे में, वो सब अनकॉन्शियसली मैंने इम्प्लीमेंट किया था उस प्ले में। अनकॉन्शियसली आई डिडंट नो ABC ऑफ एनीथिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो क्यों वो अंदर से कुछ लग रहा था, एस्थेटिक्स की, ये ठीक है, ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए। जब वो टेक्निक की किताब आई तो मुझे लगा कि ये तो कमाल हो गया। मैं तो बाय एंड लार्ज सारा इसमें फॉलो किया। तो खैर, अब मैं थिएटर से सीरियसली जुड़ गया। लेकिन इधर उसकी पैरेलल कहानी ये हो गई कि कश्मीर में दूरदर्शन आया। दूरदर्शन आने की वजह ये रही कि वो जल्दी आने की, तब सिर्फ दिल्ली में था। जैसे इतने बड़े देश में बॉम्बे जैसे सेंटर, बेंगलोर, चेन्नई, इन जगहों पे नहीं था। लेकिन कश्मीर को प्रायोरिटी मिली बिकॉज हमारे अक्रॉस द बॉर्डर लाहौर टेलीविजन आता था, उसका रिसेप्शन हमारी वादी में देखा जाता था। तो सरकार ने रियलाइज किया कि भाई ये तो ठीक नहीं है, हमारी तरफ से कुछ होना चाहिए। तो प्रायोरिटी में ये डिसाइड किया गया कि बाकी मेट्रोज को बाद में, पहले कश्मीर में टेलीविजन होना चाहिए। तो मुझे उसका कोई इल्म नहीं था। तो एक मरतबा ये हुआ कि ये भी एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। मेरा एक प्ले टैगोर में हो रहा था तब तक। अब 72 आ गया, बीच में 1-2 मेरे प्लेज हो गए थे। लेकिन उन 2 सालों में जो मेरे 1-2 प्लेज मैंने प्रोड्यूस किए थे, जिनमें मैंने मेन रोल किया था, और वो सब हिंदी नाटक ही थे। तो उसमें जो रेडियो के डायरेक्टर, जो बड़े बड़े नाम थे, राइटर्स, अली मोहम्मद लोन साहब, इतने राइटर, पुराने एक्टर्स एक्टर, तो वो सब आते थे देखने के लिए कंपटीशन में। तो उन सब की तरफ से मुझे बड़ी हौसला अफजाई मिली।
तब मैं अपनी छाप बहुत जल्दी उन पे छोड़ पाया। और ये जो मैं किस्सा बता रहा हूँ, मतलब शाम को स्टेज का प्ले है, उसमें मेरा कुछ ऐसा करेक्टर है जिसमें दाढ़ी वाड़ी लगानी है। जी। तो वो मेकअप उस जमाने में स्प्लिट गम से वो 1-2 घंटे लगते थे दाढ़ी बनाने में। शाम को 6 बजे शो है और मेरा मेकअप हो रहा है, दाढ़ी लग गई। अब 1 घंटा है शो में या 1.5 घंटा है, मैं तैयार हो रहा हूँ और इतने में रेडियो कश्मीर से गाड़ी आती है, उसमें से एक ड्राइवर उतरता है और मुझे पूछता हुआ ढूंढता है। तो मिला, कहते जी आपको रेडियो में डायरेक्टर साहब ने बुलाया अभी। हाँ। तो हाँ, मैं अभी गाड़ी लेके आऊँ। मैं कहा यार मैं तो मेकअप में हूँ, कैसे करूँ ये, मैं उतारूंगा तो। अब मेरी हिम्मत भी नहीं थी मैं ना कहूँ, मैं तो छोटा सा, आई वॉज नॉट इवन 18। हाँ। कैसे ना कहूँ, रेडियो का डायरेक्टर बुला रहा है, बहुत बड़ी बात है। तो मैंने कहा, कहते 5 मिनट लगे, मैं 10 मिनट फटाफट ले जाऊंगा, बंड से आपको तुमसे मिलना है, वापस छोड़ूंगा मैं आपको, कोई बात नहीं, ऐसे ही चलो। तो यू बिलीव इट, आई वेंट इन कंप्लीट मेकअप। तो मैं गया, तो मैं डरते डरते गया, तो अंदर घुसा, वो भी देख रहे हैं। और मैंने उनको, रेडियो के डायरेक्टर को मैं जानता था, लेकिन उनके बगल में एक सज्जन बैठे थे, वो मुझे बाद में पता चला वो दिल्ली से एक ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी आए थे, जिनको काम दिया गया था कि भाई आप श्रीनगर में हमें दूरदर्शन करना है, तैयार मतलब शुरू करना है, तो आप बेसिक काम करिए, हमको लोकल स्टाफ भी चाहिए और जरा नजर रखिए कि कौन कौन लोग अच्छे हैं वहाँ जिनको आप चुन सकते हैं जिनकी। तो जो रेडियो के डायरेक्टर थे उन्होंने सिर्फ मुझे इंट्रोड्यूस किया, कहा इनका नाम अशोक जिरखानी है, बहुत अच्छा लड़का है, स्टेज पे बहुत अच्छा काम करता है, तो मैं सिर्फ आपको इनसे मिलाना चाहता हूँ। तो उन्होंने भी मुझसे नाम पूछा, हेलो हुआ, कहा ये क्या है। मैंने कहा जी मेरा कौन सा प्ले है शाम, और तुमसे क्या प्ले किया मैंने, ये क्या। तो सर मेरा प्ले, थैंक यू, ओके यू गो। तो मैं चला गया। उसके बाद कोई 1 या 2 महीने के बाद मुझे इंटरव्यू कॉल आया कि भाई दूरदर्शन में है, ऐसे ऐसे आपका इंटरव्यू है रेडियो, क्योंकि दूरदर्शन का अपना दफ्तर नहीं था, तो रेडियो में ही उन्होंने एक छोटा सा टेम्पररी ऑफिस खोला था जहाँ दूरदर्शन काम शुरू हुआ। जी। तो मुझे वहां बुलाया गया। तो वो इंटरव्यू तो खैर उसमें सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीजन में एक विजय सरस्ती होते थे, वो श्रीनगर के वो इंचार्ज होते थे श्रीनगर यूनिट के सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीजन में, और भी इस तरह के, वो सब मुझे जानते थे कि थिएटर से था। तो वो इंटरव्यू तो एक जस्ट एक समझिए फॉर्मेलिटी सी हो गई और मेरा सिलेक्शन जबरदस्ती हुआ। और प्राण किशोर जी मुझे रेडियो के कॉरिडोर में मिले, क्योंकि उनके बेटे अजय और मैं एक साथ पढ़ते थे एक ही क्लास में। उन्होंने मुझे डांटा, उन्होंने कहा तुम्हारा दिमाग ठीक है, तुम अभी पढ़ो, तुम अभी 18 साल के भी नहीं, तुमको नौकरी की क्या जरूरत है। मैंने कहा सर मैं नहीं चाहता, वो जबरदस्ती बुला लिया इन्होंने। घर में भी थोड़ा वो क्यूरियोसिटी, उन्होंने कहा इसको क्या हो गया यार, अभी पढ़ रहा है, ग्रेजुएशन में ही है अभी, तो नौकरी में कहाँ भाग गया। तो बहरहाल टू कट इट शॉर्ट, तो सिलेक्शन हो गया। और मेरा एक थोड़ा ये था कि चलो ये मिलता जुलता है, सिनेमा से थिएटर से एक मिलता जुलता मीडियम है, तो ऐसा नहीं है कि मैं थिएटर छोड़ के कोई फूड एंड सप्लाईज में जा रहा हूँ, कोई पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट जा रहा हूँ। तो इसी से मिलता जुलता एक फील्ड है, तो मुझे अच्छा लगा। तो उस उम्र में बहुत ज्यादा समझ भी नहीं होती, बहुत ज्यादा विजन भी नहीं होता, जी। लेकिन आई वाज वेरी हैप्पी यार, मैं तो बड़ा स्टार हो गया अपने आप ही, मुझे सिलेक्शन भी हो गया और ये भी हो गया। तो बहरहाल मैं टेलीविजन में सिलेक्ट हो गया, उसके बाद हम ट्रेनिंग में आ गए। तो ये मेरी शुरुआती कहानी है। उसके बाद थिएटर टेलीविजन तो चलता रहा, ट्रेनिंग हो गई, वापस आए, लेकिन थिएटर का जुनून लगातार चलता रहा, क्योंकि अब हमारा अपना एक बाकायदा ग्रुप था और 1-2 सालों में ही हमने एक अच्छी साख बनाई थी। हमसे बहुत सीनियर लोग थे जो 20-20 साल पुराने थिएटर चलाते थे। लेकिन बेसिकली क्या था कि उस जमाने में वो जो प्लेज होते थे वहाँ, थीमेटिकली मैं कंटेंट की बात कर रहा हूँ, वो ज्यादातर बहुत पेडेस्टेरियन सास बहू का झगड़ा, जागीरदार, तो मंडेन थीम्स जागीरदार और किसान का झगड़ा और सास बहू का झगड़ा और दहेज और इस तरह की चीजें और दूसरी बात ये थी, जो हमारे वहाँ स्टेज राइटर थे बहुत कम थे स्टेज पे, उन्होंने बहुत ज्यादा लिखा नहीं था, ज्यादातर रेडियो से वाबस्ता था और रेडियो के लिए बहुत अच्छा लिखते थे। जी। हमारे यहाँ बहुत बड़े बड़े राइटर रेडियो में गुजरे हुए हैं। तो स्टेज का भी वो ज्यादा उनको
एक्सपेरिमेंटेशन या उसका कोई बहुत ज्यादा आइडिया नहीं था। तो वो थीम मुझे सफोकेट करती, मेरे अंदर जगह नहीं बनाती। देखिए मैं समझता हूँ काजल, ये मेरी लाइफ लॉन्ग क्रीडो रहा है। मान लीजिए कोई प्ले आप रेडियो में प्रोड्यूस करती हैं, नाटक विभाग, तो कोई प्ले मे बी इट इज अ वेरी गुड प्ले, मे बी हर स्टैंडर्ड से अच्छा थीम भी है, अच्छे ढंग से लिखा भी है, करेक्टराइजेशन भी प्रॉपर है, शार्प है, लेकिन मैं अपनी बात कर रहा हूँ, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि मैं उसको प्रोड्यूस करूं या करूं। क्यों? जब तक कोई उसमें जो थीम है, उसका जो कोर है, उसका जो स्पिरिट है, वो कहीं मेरे अंदर छुए नहीं मुझे, मेरी एक्सपीरियंस के हिसाब से, मेरी समझ के हिसाब से, मेरी भावनाओं के हिसाब से, तब तक मैं उसे जस्टिस नहीं कर पाऊंगा। मैं तो डायरेक्ट तो कर लूंगा, प्रोड्यूस तो कर लूंगा, लेकिन उसमें वो मैं वैल्यू एडिशन नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि वो अंदर से नहीं मेरे। दैट डज नॉट मीन दैट प्ले इज बैड, दैट मे बी अ गुड प्ले, बट मेरी कनेक्शन नहीं हो एक्सपीरियंस पाता। में, मेरी भावनाओं में वो कनेक्ट होना चाहिए। ठीक जी। है? तो इस वजह से ही बेसिकली मैं मजबूर हो गया कि मैंने बाहर वाले नाटक किए ज्यादातर। तो उसमें शुरुआत हुई बादल सरकार के एवं इंद्रजीत से। वो प्ले 74 में स्टेज हुआ। कश्मीर थिएटर फेडरेशन एक 30-40 क्लबों के बहुत स्टिफ कंपटीशन था, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस। उसके बाद वो लगातार वो 4-5 साल एकेडमी के भी उसमें आया। तो वो एक ट्रेंड सेटर बना, जी। क्योंकि उस प्ले को जब मैं, वो इसलिए मैं कह रहा हूँ, उस प्ले का जिक्र कर रहा हूँ कि वो अभी तक कश्मीर के या JNK के थिएटर के सफर में एक माइलस्टोन माना जाता है, क्योंकि उसके बाद राइटरों को भी एहसास हुआ कि ड्रामा कैसे लिखा जा सकता है, कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, स्टेज कितना वसी है, इसका ट्रीटमेंट कितना वसी हो सकता है। True. उसमें जो तजुर्बे हमने किए लाइटिंग में, सेट में, ग्रुपिंग में, वो एक मैजिक चढ़ गया। लोग या दर्शक या हमारे जो एक्टर थे, राइटर थे, उनके लिए भी बिल्कुल नई फीलिंग थी। तो वो अभी भी कोट किया जाता है। तो उसके बाद जितने भी, फिर मधुर किसी एक फूल का नाम लो, टंडोलकर को मैंने बहुत स्टेज किया, पंछी ऐसे आते हैं, गिद्ध, कोणार्क, ये कोणार्क जैसी माथुर का किया। तो बहुत संतोला। सारे, मतलब कोई, जी, संतोला, ये अपना बाकी था, पगला घोड़ा। तो बहुत सारे सिर्फ एक लोकल राइटर का बाद में उसको भी अवार्ड मिला एकेडमी के फेस्टिवल में भी, और कलसे एकेडमी की। वो दो अली मोहम्मद लोन साहब का ड्रामा था चिनार, वो जी बेसिकली जी रेडियो जी प्ले था। जी। रेडियो प्ले था, लेकिन वो स्टेज के लिए उन्होंने अडेप्ट किया, और उन्होंने कहा नहीं, क्योंकि एक मेरा एक इम्प्रेशन बन गया था। तो लोग जिनके पास कुछ होता था, आप ये करो, प्रोड्यूस करो, तो मैंने किया। तो उसमें मेन रोल भी मैं कर रहा था, तो वो अच्छा गया। उसमें हमको एज यूजुअल, यानी हमारा हाल ये रहा कि मतलब शुक्र है दिमाग खराब नहीं हुआ, मुसलसल 7-8 साल जितने ड्रामे किए, जिस कंपटीशन में किए, बेस्ट एक्टर, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट प्ले, बेस्ट एक्टर, लगातार इन सीक्वेंस। क्लीन वो स्वीप। कोई, क्लीन हाँ स्वीप। जी, कंटिन्यूअस, बैक टू बैक, बैक टू बैक, बैक टू बैक। क्या बात, क्या बात। तो हाँ, ये टेलीविजन का सफर चलता रहा। और इधर में जब मैं टीवी की ट्रेनिंग करके आया, और 1975 में मुझे ड्रामा सेक्शन सौंपा गया, क्योंकि उनको लगा, अथॉरिटीज को, कि ड्रामा बैकग्राउंड का है, थिएटर करता है। तो फिर टेलीविजन में भी मेरा एक कंट्रीब्यूशन शुरू हुआ। तो मतलब जितने तब के अभी एक्टर हैं, बहुत सारे एक्टर हैं, मतलब यू कैन से 90% मेरे हाथों से ऑडिशन हुआ है। मैं ये जरूर और इसी कहूंगी यहाँ सर कि ये जरूर कहूंगी, जितने भी व्यूअर्स हमारे दिल्ली के देख रहे हैं जो भी, मैं ये कहूंगी सर इज कंसिडर्ड वन ऑफ अ लेजेंड इन द फील्ड ऑफ ड्रामा। एंड मतलब मैं क्या कहूँ, इज एन इंस्टीट्यूशन। एंड मैं फिर से कहूंगी वी आर रियली प्रिविलेज टू हैव हिम हियर। जी सर। जी सर। थैंक यू। तो इत्तेफाक से ये बात भी मैं दिल्ली वाले दर्शकों को कहना चाहता हूँ, तुमने शुरुआत की थी हमारे दूरदर्शन श्रीनगर में एज ए कैजुअल अनाउंसर, जी जी जी। और उस चेयर में मेरा हाथ था, क्योंकि मैं ऑडिशन करता था, मैं ड्रामा प्रोड्यूसर था। जी सर, और ड्रामा ड्रामा का ऑडिशन भी आपने लिया था सर, ड्रामा का ऑडिशन भी हाँ, आपने लिया था। ड्रामा से चलिए। जी सर। तो वो सिलसिला चलता रहा जब तक 88 तक
तो 88 में फिर मैं एडमिनिस्ट्रेशन में आ गया, असिस्टेंट स्टेशन डायरेक्टर हो गया, यूपीएससी से ऑल इंडिया मेरा सिलेक्शन हुआ। लेकिन तब भी मैं रखा, लेकिन उसके बाद आप जानते हैं 90 में हालात सारे बिगड़ गए। वो जो एक ले दे के टैगोर हाल था वो भी बलि चढ़ गया मिलिटेंसी की, वो भी खत्म हो गया। तो उसके बाद मेरी ट्रांसफर बाहर, फिर मैं कई जगह घूमता रहा। तो मैं टेलीविजन पार्ट पे अभी आऊंगा, ब्रॉडकास्टिंग पार्ट पे, तो अभी मैं थिएटर की बात कर रहा हूँ। तो एक जितना थिएटर किया, जैसे मैं आपको बताया 12, 13, 14 प्ले, तो सब में कुछ ना कुछ नयापन था। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सब मतलब आई एम नॉट ट्राइंग टू बी टू मॉडरेट। तो एक उनका एक अच्छा, मुझे एक सेटिस्फेक्शन है। ऐसा नहीं है कि मतलब वो अंत है कि कुछ करने को अब नहीं रहा। इम्प्रूव रहती है, हर चीज में रहती है और रहनी भी चाहिए जी। लेकिन अभी भी जैसे सेट के मामले में हो और जितने लोगों ने देखा, जैसे मैं बताता हूँ 2-3 किस्से आपको बताता हूँ छोटे से। जी। जैसे एवं इंद्रजीत की मैंने बात की, तो एवं इंद्रजीत जब हमने स्टेज किया 74 वोर में, तो हमारे यहाँ कश्मीर में एक फिल्म बनी थी, शायरी कश्मीर महजूद पे फिल्म बनी थी, फीचर फिल्म। जी। उसमें बर्राए सानी जी थे, परिचित सानी हीरो थे। वो कश्मीरी और उर्दू हिंदी दोनों में बनी थी, बाइलिंगुअल थी। प्रभात मुखर्जी जो है उन्होंने बनाई थी, और क्या कहते हैं, प्राण किशोर जी एसोसिएट डायरेक्टर थे। तो ये फिल्म की एडिटिंग जो हुई कोलकाता में हुई, तो शूटिंग भी कश्मीर में हुई। तो सारा टीम कोलकाता गया शूटिंग के लिए, और वहां प्राण किशोर जी और जो दूसरे लोग थे उनको इत्तेफाक हुआ, वहां एवं इंद्रजीत का स्टेज हो रहा था बगला में, बादल सरकार का ग्रुप कर रहा था। उसमें उत्पल दत्त जैसे महान अभिनेता थे। और उन्होंने देखा, और जब प्राण जी मुझसे मिले तो उन्होंने मेरी बायोग्राफी में भी लिखा है, उन्होंने जिक्र किया है इसका। उन्होंने कहा कि मैं इस बात की तुमको मुबारकबाद देता हूँ कि तुम्हारा सोच, तुम्हारा ट्रीटमेंट उस ओरिजिनल प्रोडक्शन से भी कई गुना अच्छा था। दिस वाज अ बिग कॉम्प्लीमेंट फॉर मी। जी बिल्कुल। तो इसी तरह एक प्ले था विजय तेंदुलकर का बड़ा मशहूर और बहुत ही प्यारा ड्रामा है, पंछी ऐसे आते। जी जी। तो वो जब मैंने प्रोड्यूस किया तो इत्तेफाक ये हो गया कि बॉम्बे से जो बहुत लंबे अरसे के दोस्त हैं, 18-19 साल की उम्र से, अशोक पंडित, जिनका नाम आपने सुना होगा, बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री में उनका एक नाम है। बहुत अच्छे बड़े सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, बहुत अच्छा काम किया है उन्होंने। तो वो कश्मीर आए थे कुछ घूमने, 1-2 महीने की छुट्टी में। किसी तरह से हमारी मुलाकात हुई वहाँ। तो बातों बातों में उन्होंने कहा कि मेरा ताल्लुक इक्टा से है, मुझे थिएटर में बड़ा शौक है। तो मैं इत्तेफाक से उन दिनों पंछी ऐसे आता है पर प्रोडक्शन कर रहा था। उसने कहा मैं भी कुछ बिजी रहना चाहता हूँ, मेरे पास मेरा टाइम है। तो एक रोल था उसमें, बंडा एक कैरेक्टर है, बहुत पावरफुल कैरेक्टर है, अच्छा सा। तो मैंने कहा आप ये कर लो, एंड ही डिड अ वेरी गुड जॉब, ब्रिलियंट जॉब। यानी इतना क्या, जितने साल हो गए, उम्र बीत गई, मेरी फैमिली और हमारी जो बरादरी है उनको अभी बंडा के नाम से ही कहती है। इतना इम्पैक्ट वो कैरेक्टर उनका छोड़ गया। तो मुझसे पूछते हैं बंडा आपका ठीक है, बंडा कैसा है? तो ही वाज टू गुड इन दैट। तो वो जब बॉम्बे वापस गए तो इसी, क्योंकि वो थिएटर से उनका ताल्लुक था, प्ले देखते भी थे, इस सर्कल में घूमते भी थे। तो मेरे ख्याल सत्यदेव दुबे जी का प्रोडक्शन इसी प्ले का बॉम्बे में हुआ। उसके बाद एक और बड़े डायरेक्टर को हुआ। वो खत मेरे पास अभी भी, उन्होंने वहां से मुझे चिट्ठी लिखी, उसने कहा अशोक आई एम सो इलेटेड, आई कैन टेल यू दैट आवर प्रोडक्शन वाज मच मच बेटर देन व्हाट। तो ये भी एक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट था। हम कश्मीर में एक कटे हुए इलाके में, पहाड़ी में, और कहा मुंबई, तब तक मैं बॉम्बे भी नहीं गया था तब तक। मेरी पहुंच तब तक दिल्ली तक नहीं थी। मैं उस जमाने की बात कर रहा हूँ। तो लेकिन फिर जैसा मैंने बताया आपको कि फिर वो एक ब्रेक आ गया, बिकॉज हालात खराब हो गए कश्मीर में, और कश्मीर छोड़ के बाहर आना पड़ा। तो फिर एक थिएटर में एक विराम आया। लेकिन टेलीविजन का जो प्रोडक्शन का सफर था, तो रेडियो अभी श्रीनगर दूरदर्शन में ड्रामे लगातार करते रहे। उसमें कुछ ड्रामे बहुत बहुत ही पॉपुलर हुए।
बहुत पॉपुलर हुए। जैसे एक सीरियल है शबरंग, जी वो हम लोग से पहले, जिसको ये लोग कहते हैं सोप ओपेरा कश्मीर का, वो शबरंग हमारे जो हमने तब किया था, 104 एपिसोड। वो 104 एपिसोड का तब सीरियल का कोई कंसेप्ट नहीं था। वो फारूक नाज़की साहब ने शुरू किया था, शुरू के 10-15 एपिसोड उन्होंने किए थे। उसके बाद उनको कहीं बाहर जाना पड़ा काम से, तो मुझे सौंपा गया, तो जी मैं उसको 104 एपिसोड तक ले गया। तो इतना पॉपुलर था कि लोग अभी भी उस सीरियल को याद कर रहे हैं। अभी बिल्कुल। आपको मालूम होगा, हमारे JNK के बहुत अच्छे एक्टर, बहुत बड़े एक्टर शादीलाल जी का निधन हुआ। जी जी वाज अ जी ग्रेट जी कॉमेडियन, ग्रेट एक्टर। तो जी उस पे वो कैरेक्टर जो कर रहे थे उसका नाम था शमसुद्दीन। इतने साल हो गए और उनकी पहचान सारी रियासत में, उनको लोग अभी भी शमसुद्दीन के नाम से पुकारते थे। क्या बात। तो उसका इतना इम्पैक्ट था। इसी तरह एक हरुद सीरियल था, वो बहुत बड़ा, बहुत पॉपुलर हुआ। ये ज़ाहर कुश्ते, मतलब बहुत, अब मुझे बहुत सारे याद भी नहीं है। और जी एक का खास तौर से मैं जिक्र करूंगा, वो अपने में एक लैंडमार्क है। अख्तर मोहिउद्दीन साहब का एक कश्मीरी पद्मश्री हैं, साहित्य अकेडमी अवार्ड विनर हैं, जी सोवियत नेहरू अवार्ड से नवाजे गए थे। उनका एक अफसाना है, शॉर्ट स्टोरी है कश्मीरी में, दरियाई हुंद यजार, जी। मीन्स दरियाई सिल्क का हम्म शिलवार। हम्म, तो उसमें दो कैरेक्टर हैं, एक जी बुड्ढा और बूढ़ी, जिनके कोई बच्चा बच्चा नहीं है। तो देर पास्ट देर प्राइम 70s में है। एक कमरे में बैठे, छोटी सी कहानी है, एक जी कमरे में बैठे हैं। तो दे गेट इनटू दैट रेवरी ऑफ व्हेन दे गॉट मैरिड समहाउ। तन्हा हैं, कमरे में कोई बच्चा नहीं है, कोई बातचीत नहीं है, आपस में ही बैठे हैं, दोनों हेल्पलेस हैं। तो हस्बैंड उसको कहता है एक सेंटिमेंट से, कहता है मुझे वो दिन याद आ रहे थे जब तुम्हारी शादी हुई थी, तुमने वो शलवार पहना था सिल्क का, क्या खूबसूरत, वो तुम्हारा क्या आउटफिट जबरदस्त था। तो वो भी सेंटिमेंट को रेसिप्रोकेट कहती कहती है वो शलवार मैंने अभी भी संभाल के रखा है। तो वो कहता है तो प्लीज उसको आज पहन गया, एक बार मैं देखता हूँ। तो वो खड़ी होती है और ये आदमी कहता है इट्स अ सेलिब्रेशन। ही गोज आउट और कसाई से मटन लाता है, मटन ला के खुद ही एक बुढ़ा आदमी पकाता है। तो इस तरह की कहानी है। एनीवे, छोटी सी बहुत कहानी है, खूबसूरत, 30 बहुत मिनट। खूबसूरत। तो इस पे इसको मैंने अंग्रेजी में रेंडर करवाया, क्योंकि ट्रेसपासर। आइडिया ये था कि बाहर यूरोप यूरोप में बहुत फिल्म फेस्टिवल्स होते थे, तो जी उसमें दूरदर्शन की एंट्री भी जाती थी, लेकिन हमारी एंट्री हिंदी, कश्मीरी, उर्दू, बंगला। तो फैसला हुआ कि कोई हम भी एक ओरिजिनल अंग्रेजी में कुछ भेजें। तो इसलिए इसको अंग्रेजी में मैंने तैयार करवाया। और अंग्रेजी में बहुत खूबसूरत टाइटल इसका सोचा। टाइटल वाज द ट्रेसपासर्स। यस 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 अपनी उम्र की हदों के कैद से वो ट्रेसपास करने की कोशिश करते हैं, द ट्रेसपासर्स। यस। तो उसमें जो मेन बात मैं कर रहा हूँ, सुदामा जी कोल हमारे एक बहुत ही सीनियर जी बुजुर्ग आर्टिस्ट जी थे। जी और एक नबला बेगम जी हुआ करती थी, क्योंकि दो ही कैरेक्टर थे उसमें फिल्म में। वो नबला बेगम पता नहीं तीसरी चौथी तक भी पढ़ी होंगी या नहीं पढ़ी होगी, पता नहीं। सुदामा जी पढ़े लिखे थे। जी तो इन दोनों से मैंने अंग्रेजी बुलवाई, नबला जी से भी अंग्रेजी बुलवाई। लगभग कम थे, लेकिन मेहनत करवा के, रिहर्सल करवा। शी हैड नो आइडिया ऑफ इंग्लिश, शी वाज जस्ट, मतलब दूसरी पास थी या तीसरी पास थी। एक्टर बहुत अच्छी थी, एक्टर बहुत, एक्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो वो गया फिर फेस्टिवल में फिल्म, और उसकी बड़ी तारीफ हुई। तो ये कुछ इस तरह की चीजें जो हैं, जो हमेशा याद रहेंगी। उसके साथ साथ मैं वहाँ श्रीनगर दूरदर्शन में लगातार अपना एक जैसा रिप्लाईज टू व्यूअर्स लेटर्स, एक खतों के जवाब होता है, तो आपकी डाक प्रोग्राम वो मैं प्रेजेंट करता था। मुझसे ही करवाते थे, हालांकि मेरे पास टाइम नहीं होता सर था, ये लेकिन जितने सर डायरेक्टर यहाँ वहाँ पे आए। ये बात बोलूंगी, सर यहाँ ये बात बोलूंगी, वो मेरा फेवरेट प्रोग्राम होता था और मैं उसका कोई भी मिस नहीं करती थी। और उस प्रोग्राम को देखकर मैंने वाकई बहुत सारे उर्दू के वर्ड सीखे हैं। उस प्रोग्राम को देखकर बहुत सारे उर्दू के वर्ड सीखे हैं मैंने। मेरा फेवरेट प्रोग्राम थैंक होता यू, था वो। थैंक यू। तो वो 10 साल मैं, हर डायरेक्टर मुझसे ही करवाता था, लेकिन वो सीधा सीधा खतों का जवाब, उसमें मैंने जी फॉर्मेट चेंज किया, उसमें हम जी इंसर्ट्स डालते थे, उसमें हम कार्टून बना, कई चीजें करते थे। तो इसलिए वो लोग देखते भी थे। और उसमें जो मैं इम्पोर्टेंट बात कहना चाहता हूँ कि उस प्रोग्राम का
अक्रॉस द बॉर्डर से भी फैन फॉलोइंग थी। मेरे पास खत आते थे उस प्रोग्राम के लिए और मेरी जात के लिए। तो इन दैट सेंस मतलब कुछ तो इस हद तक होते थे कि नीलामगर पाकिस्तान टीवी का एक बहुत पॉपुलर प्रोग्राम होता था जिसको तारिक अजीज प्रेजेंट करते थे। तो उसका टेलीकास्ट टाइम और हमारे प्रोग्राम का कभी कभी क्लैश करता था, लेकिन वहां से कभी कभी ऐसे खत भी आते थे, इसमें लिखते थे कि साहब हम इस प्रोग्राम के लिए तारिक अजीज साहब का नीलामगर मिस करते हैं। तो इस तरह के काम चलते रहे। तो ये तो मुख्तसर मैंने आपको अपनी थिएटर की कहानी सुनाई, और ये भी बताऊंगा कि सेल्फ टॉट जैसे कश्मीर में तब कोई, आजकल तो बहुत इजी है। मैं यंगस्टर्स को कहना चाहता हूँ जो इस फील्ड में हैं या आना चाहते हैं या कुछ स्ट्रगल कर रहे हैं, देखिए अगर उनमें जोश है, मेहनत करने का जज्बा है, तो स्काई इज द लिमिट। हमारे ज़माने में बहुत दिक्कत थी। हमारे ज़माने में कोई एक्सपोजर नहीं था, कोई अवेयरनेस नहीं थी, कोई इंटरनेट नहीं था, कोई किताबें नहीं थी, कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नहीं थे, कोई सिखाने वाला नहीं था। तो जो भी है सेल्फ मेड। आजकल हर चीज एट ए क्लिक ऑफ अ बटन। You can get classes on net, you can get books, you can go to institutes, you can watch people, you can talk to celebrities, और एक्सपोजर है, you can see so many plays happening। तो सीखने का अगर जज्बा है तो बहुत कुछ सीख ही सकते हैं ना आसानी से। तो हमारे ज़माने में ये नहीं था, लेकिन वो सब मुश्किल सफ़र में। एंड देन रिमेंबर पर्सनल लेवल पे भी कश्मीर की लाइफ जहाँ हम पैदा हुए हैं, जवान हुए हैं, आई वुड से टिल अर्ली 80s वाज अ वेरी वेरी डिफिकल्ट लाइफ। क्योंकि 6-7 महीने बर्फ, सर्दियाँ, और उस जमाने में रोड इतना अच्छा नहीं होता था। सड़क बंद हुई तो 6-7 दिन वादी में सब्जी नहीं आती, सप्लाईज नहीं आते हैं, यानी सिर्फ आलू बॉईल करके गुजारा करना पड़ता है। बिजली का नामो निशान नहीं, 6-7 दिन, तब वो इन्वर्टर ये सब चीजें होती नहीं थी। इतनी कड़ाके की सर्दी में, और 6-7 दिन तो आपको बिल्कुल इनएक्टिव हो जाते हैं। तो सिर्फ काम जब आप करते हैं क्रिएटिव या कुछ भी, या स्पोर्ट्स में कोई हो, तो 4-5 महीने कर पाता है। तो इट वाज ट्रांसपोर्ट की उतनी फैसिलिटी नहीं। अखबार जो है, नेशनल अखबार, जब सर्दियों में फ्लाइटें जो है 4-4, 5-5 दिन बर्फ के बाद फ्लाइटें नहीं आती थी, तो दिल्ली से अखबार जो है 5 दिन बाद आता था। तो ले दे के सहारा सारी दुनिया से कनेक्ट। टेलीविजन भी उतना पॉपुलर नहीं था, क्योंकि ज्यादा लोगों के पास टीवी सेट अफोर्ड नहीं कर पाते थे। हालांकि टेलीविजन शुरू हो गया था 70s लेट और 80s में, लेकिन फिर भी टीवी सेट्स की कमी थी। तो न्यूज के माध्यम से एंटरटेनमेंट को हो या अवेयरनेस को, तो एक ही माध्यम था, वो है आकाशवाणी, रेडियो। तो वो भी 50-60s में रेडियो सेट होते थे, ट्रांजिस्टर तब नहीं आया था। तो रेडियो सेट का ये हाल था कि बिजली नहीं तो रेडियो बंद। तो आपके पास कुछ नहीं, न बिजली, आप अंधेरे में हैं, न खाने को कुछ है, न बाहर क्या हो रहा है कुछ पता है, ना आप घर से बाहर निकल पाते हैं, सड़क बंद है, गली बंद है, सब बंद। तो ये है। क्या था? बहुत सारे हमारे साथ व्यूअर्स जुड़े हैं, उनको मैं वेलकम कहना चाहूंगी। कमल कुमार वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। हरविंदर कौर बबली जी हमारे साथ जुड़ी हैं, खुद बहुत अच्छी अदाकार है, मस्कट से हमारे साथ जुड़ी हैं। वो लिखती है सर बहुत अच्छे लग रहे हैं, हीरो लग रहे हैं सर। बबली जी, यहाँ मैं जरूर कहना चाहूंगी सर के बारे में, पाकिस्तान के एक बहुत ही शानदार अदाकार हैं, कलाकार रहे हैं आबिद अली। तो मैं आई हैड अ क्रश ऑन हिम, और सर बिल्कुल आबिद अली से रिजेंबल करते हैं। और माशाल्लाह आपकी आवाज वो नहीं आ रही है हेडफोन से, ऐसे मैं सुन पा रहा हूँ। देयर इज समथिंग, अच्छा, आवाज प्रॉब्लम आ रही विद है? ऑडियो। आ रही है सर आवाज? आ रही है, फोन से ही आ रही है। चलो मैं सुन पा रहा हूँ, कोई बात नहीं। जी। रितु जी, अय्याज शारिफ साहब कश्मीर से जुड़े हैं, वो लिखते हैं दस्तार प्ले वाज वन ऑफ द बिग हिट। ये लिख रहे हैं वो दस्तार के बारे में। जी। रश्मिधर जी हमारे साथ जुड़ी हैं, वो कह रही हैं हेलो अशोक जी, रेफरेंस अशोक कोल, गुड टू सी यू आफ्टर एजेस। थैंक यू रश्मिधर जी। प्रदीप जी लिख रहे हैं बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत, रोमी हमारे साथ जुड़ी हैं, वनीता ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। अय्याज साहब, सुचित्रा जी हमारे साथ जुड़ी हैं, सुचित्रा गुप्ता जी, थैंक यू जुड़ने के लिए। मैं ये जानना चाहूंगी आपसे कि आप
को बहुत सारे अवार्ड पुरस्कारों से नवाजा गया। आपकी जो किताबें हैं टेलीविजन प्रोडक्शन, उसपे अगर उसकी मैं चाहूंगी कि इसके बारे में आप जरूर बताएं, क्योंकि वो जो किताब है वो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स जो जर्नलिज्म कर रही है, अब मीडिया के स्टूडेंट्स हैं, उनके सिलेबस में है, तो उसके बारे में मैं जरूर चाहूंगी आप हमारे व्यूअर्स को जरूर बताएं। उसके लिए मैं आपको पहले आपने सरको के लिए अवार्ड भी मिला है उस बुक किताब के लिए, सरको जी जी भारतेंदु। जी जी जी, मैं पहले अयाश जी का आपने नाम जिक्र किया, अयाश आरिफ का, तो जी मेरा अच्छा जिगरी दोस्त है और साथी भी है। तो सबसे पहले आपने किताबों का जिक्र किया, इसलिए उस संदर्भ में जी। अयाश का नाम लेना बहुत जरूरी है। मेरी एक थिएटर की जो किताब है, थिएटर पे, थिएटर वो पे भी थी। कश्मीर यूनिवर्सिटी में एमए के सिलेबस में शामिल की गई थी। जी बेसिकली कश्मीरी में लिखी गई थी, लेकिन बाद में उसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन भी हुआ, जिसका फॉरवर्ड गिरीश कर्नाड जी ने लिखा है। जी जी तो उस किताब को छापने में, मार्केट में लाने में अयाश आरिफ का बहुत बड़ा योगदान है। वो नहीं होता तो वो किताब कभी नहीं आती। और बशीर कादरी साहब हैं, हमारे साथी थे, जी, टेलीविजन मेरे बिल्कुल। अच्छे दोस्त हैं। इन दोनों का बहुत ही जबरदस्त कंट्रीब्यूशन हुआ और उसमें इस किताब के लिए, और फायदे में सब लोग रहे जो थिएटर वाले लोग हैं, क्योंकि कश्मीरी में टेक्निकल चीज़ों पर कोई ज़्यादा किताबें नहीं है, मोस्टली अफसाने शायरी वायरी मिलेगी आपको। तो इस तरह की किताब एक कंसोलिडेट, बाद में जैसे मैंने कहा अंग्रेजी ट्रांसलेशन हुआ। हम्म। तो अयाश का और बशीर कादरी का बहुत बहुत शुक्रिया, इनका बहुत कंट्रीब्यूशन रहा है। अब रही टेलीविजन की बात, तो टेलीविजन की जो किताब है ये एक्चुअली क्या हुआ, आज से 5 8 10 साल पहले ये ख्याल आया मुझे कि मतलब, क्योंकि टेलीविजन का बूम आ गया है, टेलीविजन इंडस्ट्री का, जब से सैटेलाइट चैनल शुरू हो गए, तो बहुत से लड़के लड़कियां ग्लैमर को देख के या वैसे ही शौक में दे वांटेड टू जॉइन टेलीविजन इंडस्ट्री। तो उस चक्कर में बहुत सारे गली गली में टीवी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और मीडिया इंस्टीट्यूट खुल गए गली गली में। तो मुझे भी कभी कभी जाने को मौका मिलता था, कोई कोई कभी मुझे कोई लेक्चर वेक्चर के लिए बुलाते थे। तो मैंने देखा बहुत सारी जगहों पे कोई प्रॉपर फैसिलिटी नहीं है, कोई प्रॉपर फैकल्टी भी नहीं है, ऐसे ही वो पैसा वैसा एंट रहे हैं, लोगों को बेवकूफ बना रहे कुछ कर। तो मैं लगा कि ये नहीं, कुछ करना चाहिए। जी तो चूंकि मैं नौकरी में था और तब तक मैं आई वॉज इन डायरेक्टरेट एज एडिशनल डायरेक्टर जनरल, तो पागलपन का काम होता है, 24 घंटे सांस लेने की फुर्सत नहीं होती। तो मेरे एक दोस्त हैं महाराज शाह, वो भी बहुत अच्छे एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं स्टेज के, टीवी के, और हिंदी के बहुत अच्छे लेखक। तो उनको, उन्होंने और मैंने मिल के वो किताब लिखी। पहले वो हिंदी में आई, टेलीविजन कार्यक्रम निर्माण, और वो अपनी तरह की पहले मतलब वाहिद और पहली किताब थी। तो उसको काफी सराहा गया। बाद में वो काफी कॉलेजेस मीडिया इंस्टीट्यूट में अब भी है, सिलेबस में शामिल की गई है। तो उस किताब को मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग का बहुत प्रेस्टिजियस बरतिंदो हरिश्चंद्र पुरस्कार भी मिला। जी जी और फिर वो किताब इतनी पॉपुलर हो गई कि उसका उर्दू में भी अनुवाद हुआ और अंग्रेजी में भी अनुवाद हुआ। और अभी भी जैसे वो मैं देखता हूँ, ये जो हमारे अमेजोन वगैरह होते हैं, तो अंग्रेजी वाली किताब जो है खासतौर से वो वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग बुक्स रही है। क्या बात, जी। क्या बात। सर एक किताब और, 10 फ्लोज द वितस्ता। हाँ, 10 फ्लोज द कौन सी वितस्ता, किताब? जो आपकी बायोग्राफी हाँ, है। बेतस्ता। हाँ, बेतस्ता एक्चुअली वो वितस्ता। भी वो एंड 10 फ्लोज द बेतस्ता वो भी महाराज शाह जी ने, मेरा दोस्त जो मैंने जिसका जिक्र किया, उन्होंने हिंदी में लिखी। वो एक्चुअली सपोज टू बी माई बायोग्राफी, जी जी वो हिंदी जी में लिखी। तो उसका फिर बाद में अंग्रेजी, एंड 10 फ्लोज द बेतस्ता उसका अंग्रेजी तर्जुमा है। जी उस किताब, वो एक बहुत अहम किताब है। इसलिए नहीं मैं उसको अहम समझता हूँ कि उसमें मेरी जीवनी है या मेरे कारनामे हैं। वो किताब इसलिए अहम है दो चीजों की वजह से। एक, बायोग्राफियां दुनिया में कितनी हजारों होंगी, लेकिन मैंने ऐसा बायोग्राफी नहीं देखी, उसका जो स्टाइल है लिखने का, उस स्टाइल में मैंने कोई बायोग्राफी नहीं देखी। और दूसरी बात, वो कश्मीर की हिस्ट्री रिफ्लेक्ट करती है सारी। जी तो उसका जो ट्रीटमेंट है, वो कश्मीर 47 से शुरू हुआ, क्या सियासी हालत थे, क्या सोशल लाइफ थी, उसमें एक बच्चे का जन्म होता है, फिर सोसाइटी में क्या हो रहा है, इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, पॉलिटिकल, बच्चा एक बड़ा हो जाता है, फिर क्या सियासी टर्न, तो इट इज अ पैरेलल सीन।
ये बच्चा भी ग्रो हो रहा है और इधर से कहानी भी, सियासी कहानी, सोशल लाइफ, इकोनॉमिक कैसे ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है साथ साथ, तो उसका एक ब्लेंडिंग है, ये टेक्निक जो एक फॉर्मेट है, ये बहुत सुंदर है। तो मैं इस किताब को इसलिए अहम मानता हूँ, इसलिए नहीं कि उसमें मेरी कहानी है, ज्यादा अहम मैं इसलिए मानता हूँ कि उसका स्टाइल जो है उसमें बड़ा बहुत इंटरेस्टिंग खूबसूरत, है, उसका पढ़ने का जो है ना वो इट बिकम्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टडी, प्लस इट इज गिव्स यू नॉलेज अबाउट कश्मीर, द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। सर उसमें बहुत जी खूबसूरत दिलचस्प सुनहरी यादें जिसको कहते हैं ना, वो हैं। एम.के. रैना जी साहब का एक इंसिडेंट मैं पढ़ रही हूँ, मैं चाहूंगी आप वो जरूर बोले, बहुत इंस्पिरेशनल और इमोशनल है वो इंसिडेंट, वो बहुत ही वाकया ऐसा है कि मैं यही एवं इंद्रजीत की बात कर रहा था मैं। जी 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 तो जी वो एवं इंद्रजीत कई बार कई शोज हुए, कई साल, मैंने बताया ना वो काफी जी पॉपुलर हुआ प्ले। तो आप पता नहीं, हाँ एवं इंद्रजीत एक और किस्सा भी मैं बताऊंगा, ये रिलेटेड किस्सा है। जी तो पता नहीं दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार कभी वो शो हो रहा था तो वो भी ऑडियंस में उन्होंने भी देखा, मुझे तब तक नहीं मालूम था। तो देख के वो बड़े खुश हुए, बड़े मुतासर हुए। तो नेक्स्ट डे उन्होंने मुझे कहा कि आप मुझे कल मिलना कॉफी हाउस में। वहाँ इंडिया कॉफी हाउस हुआ करता था कश्मीर में, श्रीनगर में। तो वहाँ हम सभी आर्टिस्ट, पॉलिटिशियंस, जर्नलिस्ट सब मिलते थे। तो आई वेंट, तो ही मेट मी एंड वी टॉक नाइसली। तब तो मिले, वो बहुत बड़ा नाम था, हम तो छोटे थे। मैंने तो तब शायद मैंने देखा भी पहली बार, मैंने सिर्फ नाम सुना था, मुलाकात नहीं हुई। तो बातों बातों उन्होंने कहा मैंने आपका प्रोडक्शन देखा, बहुत बढ़िया, मैं बड़ा खुश हुआ, मुतासिर हुआ, और मैं भी इस प्ले को करना चाहता था। अपनी बात उन्होंने कही और मेरा आइडिया ऐसा था, मैं ऐसे करना चाहता था, वैसे करना चाहता था। तो मैंने देखा उनके कुर्सी के बगल में एक बड़ी सी एक बंडल सा रखा हुआ है, उसमें सारे कागज वागज कुछ ऐसा है, बांधा हुआ है कपड़े से। तो मैंने कहा आप कैसे आए थे कश्मीर? का मैं यहाँ आया हूँ कई साल के बाद, 2-4 साल के बाद, क्योंकि मुझे ख्याल है कि मेरे घर में बहुत सारे प्लेस व्लेस मैंने जमा किए थे, वो यहाँ पड़े थे, तो उनको मैं एक्चुअली लेने आया था, अपना सामान इकट्ठा करने आया था। तो उन्होंने वो पोटली उठाई और कहा मेरे हवाले कर दी, कहा ये तुम रख लो, इसमें बहुत अच्छे अच्छे प्लेस हैं, तुम उस पर जस्टिस कर सकोगे, तुम्हारे लिए अच्छी पूंजी है, प्लीज की। तो वो मुझे अभी भी याद है वो कैसा, इसीलिए मेरी बायोग्राफी में उस इंसिडेंट का जिक्र भी है। इससे बड़ी चीज और क्या हो दूसरी, सकती है सर, जी जी, और इससे दूसरी बड़ी, बात ये यूनिवर्सिटी से आपने याद दिला दी, तो उस जमाने में ही दूसरा तीसरा शो था। तो हमारे कश्मीर के कुछ अपने साथी दोस्त नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में तालीम हासिल कर रहे थे, वीरेंद्र आजम, जी जो मरहूम महाभारत जी में जो जी विदुर थे, के रहना जो अभी बॉम्बे में है, बहुत अच्छे एक्टर हैं, तो और भी कोई था। तो ये सब वहाँ पढ़ रहे थे, इनका पता नहीं पहला साल था या दूसरा साल था क्या था। तो हमें नहीं मालूम, किसी शो में ऐसे ही शो हो रहा था, कोई फेस्टिवल चल रहा था, तो एनएसडी के एक प्रोफेसर वो गर्मियों में कश्मीर में छुट्टियां मनाने आए थे सैर के लिए। तो उनको कहीं पता लगा कि नाटक फेस्टिवल हो रहा है टैगोर हॉल में, तो उन्होंने सोचा भाई देखें कश्मीर में क्या स्टैंडर्ड है, क्या नाटक करते हैं लोग। तो इत्तेफाक से वो उसी दिन आए जिस दिन रविंद्र जीत हमारा प्ले था। हम नहीं मिले, मैं तो उसका नाम भी नहीं जानता। तो उन्होंने वो प्ले देखा था, देख के वो चले गए थे। और जब वो वापस एनएसडी गए अपनी क्लास में बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो उस प्ले का वो बहुत तारीफ की, बहुत जिक्र किया। तो दोनों जो हमारे कश्मीरी साथी थे, उनको कहा यार मैं बहुत इम्प्रेस हुआ हूँ, कश्मीर में ऐसा थिएटर होता है, मैंने इंग्लिश देखा। तो वो बड़े नेचुरली, उनके स्टेट की बात थी उनके, तो वो भी बड़े खुश हो गए कि। उसके बाद हमें कैसे पता लगा, वो जब आए दोनों अपने ब्रेक में छुट्टियों में वापस, वीरेंद्र राजा और रहना, तो मिलने आए, हम खुश हो रहे, आओ यार क्या हाल चल रहा है, कैसा चल रहा है ट्रेनिंग। कहता यार वो सब तुम छोड़ो, पहले ये बताओ ये जी चीज क्या है, ये तुमने क्या किया है? तो क्या हुआ? कहते हैं यार वो 3 दिन से हम प्रोफेसर ऐसे ऐसे आए थे, मैं देखा था 3 दिन से क्लास में वो सिर्फ इसी प्ले को डिस्कस कर रहे हैं। क्या बात। तो ये इत्तेफाकन मुझे याद है इस इंसिडेंट। एक किस्सा और है सर उस पे बहुत ही इंटरेस्टिंग, वो इसलिए कि जो यंग परफॉर्मर्स हैं उनके लिए वो किस्सा है कि वो जो आपके स्ट्रगल के दिन थे कि आप रिहर्सल करे थे, फिर आपको जब जो किराए के घर में आप रहते थे वहां आपको डांट पड़ी कि खाना कौन बनाएगा। सर मैं वो भी चाहूंगी, दैट इज सो इंस्पिरेशनल, दैट इज सो इंस्पिरेशनल, मैं चाहूंगी आप हमसे जरूर शेयर करें। आप थिएटर की बात कर रही है, जब हम चाय वाय बनाते थे ऐसा?
देखिए थिएटर हमारा जो था, मेरे ख्याल जब हमने शुरू किया था 70s में, 72 या 73, आप यकीन मानिए उस कमरे का, पहले तो थिएटर के काम के लिए कोई कमरा किराए पे देता नहीं है, जी। बड़ा मुश्किल होता है, ये पता नहीं क्या खुदम मचाएंगे, लड़के लड़कियां आती हैं, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, तो तो बड़ी मुश्किल से कन्विंस किया गया, तो एक कमरा मिला, और उस कमरे की तब रेंट 35 रुपए थी, 35 रुपीज मुझे याद है। और लेकिन हालत ये थी, 6-7 मेंबर लड़के लड़कियां जो परमानेंट मेंबर थे, वो 35 रुपए का किराया जुटाना भी बड़ी मुश्किल बात होती थी, और डर रहता था भाई फर्स्ट आया 35 रुपए नहीं है, वो मकान मालिक आएगा फेंक देगा बाहर। तो उसमें जाहिर है, जैसे अब तो खैर जमाना बदल गया है, मैं ऑफिस से आता था या बाकी मेरे साथी आते थे, तो कपड़े पहन के ऑफिस के, उन्हीं कपड़ों में झाड़ू उठाना, पहले सफाई करना उस कमरे की, तो तब आते भी दूसरे किस्म की थी, सिगरेट भी पड़ना पड़े रहते थे, सिगरेट भी उठाना, साफ करना, झाड़ना। फिर नलका, हमारा जो कमरा था वो तीसरी या चौथी मंजिल पे, और नल का पानी जो है बहुत ग्राउंड में था। तो ड्यूटी लगती थी कि आज एक पानी की बाल्टी फला हाथ में आएगा, तो झगड़ा होता था, अरे मैं क्यों जाऊं, मुझे भी बार बार जाना पड़ता है, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा जैसे होता है। तो फिर वो बाल्टी लाती थी, फिर यार रिहर्सल मेहनत करते 2-2.5 घंटे, अब चाय की प्याली तो होनी चाहिए, फिर स्टोव कौन जलाएगा, तेल मिट्टी का तेल कौन डालेगा इसमें, बर्तन कौन धोएगा, तो उसके बाद अब चाय भी तो, दूध के पैसे, शक्कर के पैसे, कुछ बिस्किट विस्किट भी, नमकीन भी तो खाएं कुछ करें। तो इस संदर्भ में मैं जिक्र करूंगा, हमारे साथ जो लेडी आर्टिस्ट होती थी, लेडीज तब मुश्किल से आती थी, लेकिन फिर भी हैट्स ऑफ टू 1 or 2 गर्ल्स, पर्टिकुलरली भारती जारू, ब्रिलियंट एक्टर, उसने मेरे साथ बहुत काम किया है। उम्मीद जीत में वो मेरी हीरोइन थी, और उसको उसके लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था। एंड अनदर ग्रेट क्वालिफाइड एक्टर, intellectually very highly irate और intellectually very high, that is राज किरण, शी इज एक्स नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, अभी वो आजकल टोरंटो में रहती हैं, और probably the first lady female from the state who went to National School of Drama. Oh, great. या राज किरण जी, तो उसने भी मेरे साथ स्टे, तो ये 2-3 भी होते थे, तो इनको हम जाहिर से तकलीफ ये करते कैसे थे, हम बर्तन मांजेंगे ये नहीं, लेकिन हमको अच्छा नहीं लगता था, हम लड़के ही करते थे, उनको कहते आप बैठो, तो कभी कभी वो भी कहते थे हम भी पैसे देंगे, 1-2 रुपए, दूध लाओ, शक्कर लाओ, तो हम कोशिश करते थे लेडी से पैसे ना, इट वॉज अ वेरी स्ट्रेंज टाइम, लेकिन इट वॉज अ वेरी जॉइंट। आप देखिए शाम को 6 बजे 7 बजे, इट वॉज नॉट आजकल का टाइम नहीं था ना, 6 बजे, ये आजकल के यूथ समझेंगे नहीं शायद, 6 बजे या 7 बजे हल्का सा अंधेरा होता था, तो लड़की कहती थी मुझे देर हो गई, घर पहुंचना है, तो ये नहीं था कि लड़की को हम 6-7 बजे भी अकेले जाने देते, वन ऑफ अस हैड टू अकम्पनी हर ऑल द वे, उसको घर छोड़ के आना पड़ता था सेफ्टी के लिए। तो ये माहौल था, ये मैं 70s और अर्ली 80s तक ऐसे ही चलता रहा। तो उसमें जब थिएटर के जो आदमी होते थे 8, 10, 12, तो इट वाज अ वेरी क्लोज नेट फैमिली, तो झगड़ा भी, ये भी वो भी, कुछ कुछ खुराफात भी, ये सब फैमिली चलता की था। तरह। जी। जी आरिफ साहब लिखते हैं कि वो जो थिएटर बिल्डिंग है वो अभी भी बसंत बाग एरिया में है। जी हाँ, थिएटर उसमें बिल्डिंग, उसको वो एक मिस्टर डार हुआ करते थे, उनकी बड़ी बिल्डिंग थी, नीचे दुकानें थी, तो उसमें उसको फिर थिएटर बिल्डिंग ही कहते थे, बेसिकली डार बिल्डिंग, उसमें क्योंकि फिर एक थिएटर को मिला कमरा, तो देखा देखी में दूसरा भी, तीसरा भी, चौथा, तो 3-4-5 थिएटर वहां चलते थे, काफी साल चलते थे, उसका फिर नाम ही आम, यूजुअली लोग उसको आम पार्लांस में थिएटर बिल्डिंग ही कहते थे। एक चीज और कहना चाहूंगी यहाँ पे सर कि मुंबई फिल्म इंडस्ट्री के बाद जो श्रीनगर दूरदर्शन के सीरियल्स हैं, स्पेशली जो आपका वक्त रहा है, उस उनको मुंबई फिल्म इंडस्ट्री के बाद कहा जाता था, एक गोल्डन पीरियड था, वो क्या कहेंगे आप? देखिए कश्मीर का अभी की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, मैं शुरू से, अब तो कल्चर बदल गया, सब कुछ बदल गया, हालात बदल गया, अब उतना प्रोडक्शन भी नहीं होता है, फिर वो तब ये आउटसाइड प्रोडक्शन का जमाना नहीं था, सब इन हाउस ही होता था, तो आउटसाइड प्रोडक्शन जो लेट आउट प्रोडक्शन है उसके दोनों पहलू रहे, कुछ तो जरूरी था ताकि वैरायटी लाए, उतना हम इन हाउस कर भी नहीं सकते थे, लेकिन कुछ अच्छे भी हुए, लेकिन उसके कुछ फ्लिप साइड भी हुए, बहुत घटिया काम भी हुआ जी।
तो लेकिन वो सब इन हाउस होता था। तो इन हाउस में यानी तब तक बॉम्बे दूरदर्शन भी आया था, दिल्ली तो था ही बहुत पुराना। श्रीनगर दूरदर्शन का ड्रामा स्टैंडर्ड बहुत अच्छा था शुरू से। मैं तब की बात कर रहा हूँ, अब की बात नहीं। एक बुनियादी वजह कि वहां श्रीनगर में लाहौर टेलीविजन देखा जाता था। तो ये तो मानना पड़ेगा कि शुरू से ही, अब लेटेस्ट मुझे भी पता नहीं शायद, वहां के ड्रामे और सीरियल बहुत ही बढ़िया, प्रोफेशनल, बिल्कुल लोगों में इतने पॉपुलर थे कि टीवी के अलावा वो कैसेट मिलते थे, कैसेट खरीद के घर में देखते थे जी। तो एक हम कॉन्शियस हमेशा होते थे कि भाई हम लोग देखते हैं लाहौर टीवी, हमारा ड्रामा क्यों देखेंगे भाई जब तक उसमें कोई दम ना हो। तो हमारे माइंड में ये रहता था हमारा स्टैंडर्ड वो है, हमको उनके साथ कॉम्पीट करना है। तो देयर वाज सम मोटिवेशन। अब जैसे उस जमाने में दिल्ली या उस जमाने में बॉम्बे, हैदराबाद प्राइवेट चैनल तो थे नहीं। अब उस दूरदर्शन, उस वाले दूरदर्शन पे आप कुछ भी दिखाओ, लोगों को मजबूरन देखना ही है ना, चॉइस ही नहीं है, क्या करेंगे, एक ही चैनल है, आप जो घटिया वटिया जो दिखाओ। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं था। तो फिर ये उस देखिए, देखने से, पढ़ने से, मुताला करने से जहन की वुसअत बढ़ती है ना, तो आप भी कुछ दूसरे ढंग से सोचना शुरू करते हैं। अगर आप वो लकड़ी का फकीर ही रहे, बिल्कुल लीक पे चलें, तो बात बनती नहीं है ना। तो ये वजह थी। दूसरा मैं ये भी कहूँगा कि शुरू में जो लोग ड्रामा प्रोडक्शन के लिए वहाँ जिम्मेदार थे कश्मीर में, एक तो मैं था, और मेरे साथ जैसे जफर अहमद थे, वो भी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से के स्टूडेंट थे। एक मीना वलवारकर थी, मीना जी, शी वाज आल्सो एक्स एनएसडी। तो ये 2-3 लोग जिनके जिम्मे था ये ड्रामा, वो कमिटेड लोग थे। वो ये नहीं नौकरी करने या शाम को प्रोग्राम देना, ऐसा नहीं था। उनका खुद पैशन था थिएटर के लिए, एक्टिंग के लिए, ड्रामे के लिए, समझ भी थी। तो वो भी एक वजह है। जैसे तुम्हारे जिम्मे आजकल आकाशवाणी का नाटक विभाग है, तो जानता हूँ तो मैं बहुत पैशन है, तुम रेगुलरली थिएटर भी करते हो, मुझे मैंने देखा नहीं। अब शायद इस इंटरव्यू के बाद तो मुझे छोटा सा रोल देगी थिएटर में। जी सर। सर मैं आपसे ना ये जानना चाहूंगी, जो यंग परफॉर्मर्स हैं, जो हमें देख रहे हैं, जो थिएटरिस्ट हैं, मैं ये चाहूंगी कि आप उनको ये जरूर बताएं कि एक कामयाबी के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है। कामयाब होने के लिए सबसे जरूरी चीज है किसी भी फील्ड में, क्या सबसे जरूरी चीज है? देखिए, जो यंगस्टर्स हैं उनको मैं 2 एडवाइस देता हूँ। एक, जो थिएटर करना चाहते हैं, टेलीविजन में करना चाहते हैं, चाहे डायरेक्शन में, राइटिंग में, एक्टिंग में, खास तौर से पढ़ने के बगैर कोई दूसरा रास्ता नहीं। पढ़ना मतलब मेरा फॉर्मल डिग्री से नहीं, किताबें एक एक्टर के लिए भी बहुत जरूरी है। देखिए, किताबें पढ़ने से क्या होता है, तुम यू आर लकी बिकॉज यू आर डूइंग ड्रामा प्रोडक्शन इन आकाशवाणी। उसमें क्या होता है कि तुम्हारी नजर से कई सारे स्क्रिप्ट गुजरते हैं, ठीक है। कुछ स्क्रिप्ट घटिया होते हैं, कुछ स्क्रिप्ट जो तुम चाहोगी नहीं पढ़ने, लेकिन क्योंकि प्रोड्यूसर हो ड्रामा की, तो इसलिए स्क्रिप्ट पढ़ने पड़ते हैं ना, पढ़ने तो पड़ेंगे ही ना। तो उसमें कुछ क्लासिक्स भी होते हैं, कुछ फॉरेन ट्रांसलेशन भी होते हैं, हमारे लोकल लिटरेचर के होते हैं, लोकल राइटर्स के होते हैं। तो पढ़ने से क्या होता है, एक एक्टर कहेगा कि मैं एक एक्टर हूँ, मुझे आके डायलॉग बोलना है, नहीं। जब तक उसके जहन की वुसअत नहीं बढ़ेगी, वो परवाज नहीं होगी, वो जिंदगी की इंट्रिकेसीज नहीं समझेगा, भावनाओं की बारीकियां नहीं समझेगा, इंसानियत को करीब से नहीं देखेगा, कायनात को करीब से समझने की कोशिश नहीं करेगा, तब तक वो रिफ्लेक्ट नहीं कर सकता है अच्छी तरह से, चाहे वो अदाकार हो, चाहे वो हिदायतकार हो, चाहे वो राइटर है। इसलिए ये 2 चीजें, वो जो आप पढ़ते हैं
एसिमुलेट करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, वो कहीं गहरे आपके सबकॉन्शियस में चला जाता है, गहरे, आप नोटिस भी नहीं करते, लेकिन वक्त आने पे खुद उभरता है। जब उसको बिल्कुल। थोड़ा सा फ्लिक लगता है, वो अपने आप उभरता है, वो आप भी हैरान होते हैं, यार मैंने ये रोल कैसे किया, मैं इस सीन कैसे True. इमोशनल हो गया, हाँ, मैं इसकी बारीकी कैसे समझ गया। एक्टिंग को डायलॉग पढ़ना और ये सब करना है, एक्टिंग वो बात नहीं है, दैट इज अ पेडेस्टेरियन जॉब। मतलब उसका भाव, उसकी आत्मा, और जब आप एक्टर हैं, आज ये करेक्टर है, कल ये स्क्रिप्ट है, परसों वो स्क्रिप्ट है, तो कितनी वैरायटीज है, तो आपके अंदर कितना मादा होना चाहिए। तो एक्टर की बात करते हैं, ये तो हुआ जी। अंदर क्या आपका जो एक है, जो खुराक होनी चाहिए। और फिर क्राफ्ट की बात आ जाती है, क्राफ्ट इज द सेकंड पार्ट। जी। How to use your voice, how to use your expression, how to use your gestures, your body language. Those are skills of that's the craft. Craft can be learned. पर वो जो अंदर की आवाज है, वो अंदर की आवाज है। True. वो किस में होगी, कितनी होगी, किस इंटेंसिटी की, ये कहा नहीं जा सकता। क्राफ्ट तो मैं सिखा सकता हूँ, किसी को भी सिखा सकता हूँ। और जी। दूसरा ये मैं कहना चाहता हूँ, जो इस फील्ड में कैरियर बनाना चाहते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है यंगस्टर्स के लिए। देखिए, जैसे मैंने कहा, हमारे जमाने में एक ही जरिया था थिएटर, वो भी इतना पॉपुलर नहीं था, थिएटर एक दफा होता था। अब तो प्रोफेशनल थिएटर होता है, दिल्ली में भी बहुत होता है, हम कई शहरों में, इवन हमारे जम्मू में भी अब साल के 10-15 प्लेस होते हैं, पहले तो मुश्किल से 2 होते। तो एक लाइकिंग बड़ी है, एक मोमेंटम चल पड़ा है, और बढ़ना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ जितने एवेन्यूज बढ़े टेलीविजन सीरियल एक्टर्स के लिए या राइटर्स के लिए, टेलीविजन सीरियल हैं, फिल्में हैं, अब OTT प्लेटफॉर्म आए हैं, बहुत लोगों को काम मिल रहा है, लेकिन वो एक दिन के बादशाह होते हैं, क्योंकि अब वो स्टार सिस्टम खत्म हो रहा है। आज आपको एक अच्छी फिल्म में एक अच्छा रोल मिला, ये जरूरी नहीं है कि अगली बार भी मिलेगा। हर फ्राइडे को नए हीरो आते हैं, हर फ्राइडे रिलीज। देयर इज अ फ्लड नाउ। अब रजिस्टर होना जैसे पहले होता था, 10-12 एक्टर होते थे गिने चुने, वो जमाना गया। अब जो चल रहे हैं 2-3, वो और वो 2-4 साल चलेंगे, उनका भी अंत निश्चित है इस मामले में, अनलेस दे रीडिस्कवर देमसेल्व्स। वो जो करते हैं वो सब बहुत साल नहीं चलेगा, ठीक है। वो रीडिस्कवरी आर्टिस्ट की बहुत जरूरी है, नहीं तो मक्की का मक्की नहीं चलेगा। अब इतना लोगों में पेशेंस नहीं है, दे वांट न्यू, दे वांट फ्रेश। तो जहां एवेन्यूज बढ़े, मतलब ये जरूर है, आज अगर रीजनेबली कोई भी टैलेंटेड लड़का लड़की होगा तो थोड़ा स्ट्रगल करेगा, कुछ ना कुछ काम मिलेगा। पहले ये जरूरी नहीं था, पहले चांस ही नहीं था। फिल्म में 10-12 नाम थे, करोड़ों में एक को मिलता था, बाकी सब सारी जिंदगी बर्बाद होते थे, कल मिलेगा, परसों मिलेगा, उसी में मर खप जाते थे, भूखे मरते थे। लेकिन जहां एवेन्यूज बढ़े हैं, जैसे मैंने कहा, वहां कॉम्पिटिशन भी बहुत बड़ा है। इसलिए मैं यंगस्टर्स को ये कहता हूँ कि अगर आप इसमें कैरियर बनाना चाहते हैं, फुल टाइम एक्टिंग में, चाहे थिएटर में, चाहे फिल्म में, चाहे टेलीविजन में, चाहे OTT प्लेटफॉर्म पे, प्लीज डोंट रिलाई ऑन इट टोटली, हैव समथिंग टू फॉल बैक अपॉन। देखो कितनी जवानियां, कितनी जिंदगियां बर्बाद हुई। Even if you're talented, there's no guarantee. If you are established, well and good, it's your luck, लेकिन ये कोई गारंटी नहीं। इसलिए आप स्ट्रगल में, फिर आप देख रहे हैं ना क्या होता है स्ट्रगल में, देखा है, आई नो। लड़के जाते हैं, फिर जब फ्रस्ट्रेशन आती है, फिर ड्रग्स की तरफ चले जाते हैं, फिर बर्बाद हो जाते हैं, मतलब इन एवरी रिस्पेक्ट दे लूज ट्रैक ऑफ देयर लाइफ। वो इसलिए होता है कि फाइनेंशियली खाने के लिए सस्टेन नहीं कर पाते ना। तो आपको वेल प्रिपेयर्ड होना चाहिए, वेल क्वालिफाइड होना चाहिए, एक प्लान भी हमेशा होना चाहिए। आप अपने पैशन को फॉलो करो, कोशिश करो। If you succeed, well and good, great. If you don't, you should have something to fall back on, because now the competition is immense. Yes. immense. ऐसा कंपटीशन है, मैं घर में बच्चों को भी कहता हूँ कभी कभी, तुम यकीन मानो काजल, आप जैसे म्यूजिक के शोज होते हैं, रियलिटी शोज, आप देखते हो छोटे छोटे बच्चे क्या गाते हैं, राजस्थान से कोई इतने बच्चे आप देख रहे हो ना।
मैं वसूख अगर ज्यादा ना कहना हो, लेकिन मैं कहूँगा जस्ट टू मेक माई पॉइंट, मुझे पूरा यकीन है कि आज के जमाने में अगर लता मंगेशकर पैदा होती उसको भी ऑडिशन देना पड़ता, इतना कंपटीशन है। This I'm quoting Lata ji just to make my point. Yeah. It wouldn't have been easy for her also today. तो So ये आलम है। हाँ, एवेन्यूज तो हैं, चांसेस हैं, लेकिन कंपटीशन भी उतना ही प्रपोर्शन से बढ़ रहा है जितने एवेन्यूज बढ़ रहे हैं। तो ये हर यंगस्टर को दिमाग में रखना चाहिए। True. तो सो एनरिचिंग सेशन सर, इतनी आपने इंस्पिरेशनल बातें बताई, आपने अपनी लाइफ से जुड़ी हुई, जितने भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं और जितने यंगस्टर्स हमसे बाद में जुड़ेंगे, ऑफलाइन जुड़ेंगे, आई एम श्योर इतनी इंस्पिरेशनल जर्नी से वो जरूर इंस्पायर होंगे। सर फिर से कहूंगी, वी आर प्रिविलेज्ड टू हैव यू हियर, और हम बहुत, आई डोंट हैव वर्ड्स, आई जस्ट विल से हार्टफेल्ट थैंक्स टू यू हमारे यहाँ हमारे साथ रूबरू के इस मंच पर आने के लिए। बहुत बहुत थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू काजल, keep on doing good work, keep on doing good work. Thank you sir, thank you sir। हमारे साथ जितने भी व्यूअर्स जुड़े हैं उन सभी का एक बार फिर से मैं तहे दिल से उनको शुक्रिया कहना चाहूंगी हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस सेशन में इट वाज रियली एनरिचिंग सेशन, और तरुण वर्मन जी, अमरजीत अरोड़ा जी, अय्याज शारिफ साहब, सरला मेहता जी, अमरजीत अरोड़ा जी, प्रतिमा विरमानी जी, कमल कुमार वर्मा जी, बबली जी, हरविंदर कौर बबली जी, सुमन पॉल जी, रितु जी, बहुत बहुत शुक्रिया, सुधापुरी जी, रश्मिधर जी, प्रदीप वाजपेयी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, मालविका जोशी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, रोमी बहुत बहुत शुक्रिया, बलवंत ठाकुर साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हार्टफेल्ट थैंक्स टू यू हमारे साथ जुड़ने के लिए, जयदीप सिंह साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, सुचित्रा जी थैंक यू, ऋषि शंकर जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ रूबरू के इस मंच पर जुड़ने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि शख्सियत के जो अगले अंक होंगे उसमें आप इसी तरह हमारे साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और शुभ रात्रि।